हेलो बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर कपिल जैन, आपका केमिस्ट्री प्रोफेसर। जैसा कि रिडॉक्स अभिक्रियाओं या रिडॉक्स रिएक्शन के इस सीरीज में आप अभी तक मेरे एपिसोड्स देख चुके हो, उसमें लास्ट एपिसोड में मैंने आपको ये बताया था कि कैसे हम प्रमुख ऑक्सीकारक और उनमें होने वाले जो विभिन्न प्रकार के परिवर्तन हैं उनको यहां पर समझाते हैं। प्रमुख ऑक्सीकारक, उनमें होने वाले रासायनिक परिवर्तन तथा उनके लिए अगर हमसे पूछा जाता है टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण अंक में होने वाला कुल परिवर्तन उन रासायनिक प्रक्रमों के दौरान, तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके अंदर मैंने आपको KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, K2Cr27 पोटेशियम डाइक्रोमेट या फिर पोटेशियम हेलोएट KXO3 नाइट्रिक अम्ल HNO3, और इसी प्रकार से मैंने अपचायकों में भी आपको आयरन, Fe, टिन, SN अथवा ऑक्सैलिक अम्ल, इनसे संबंधित भी रासायनिक जो अभिक्रियाएं हैं, जो रासायनिक परिवर्तन है, और TCI मैंने आपको बता दिया है। तो मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूं कि ये हमको क्लियर है और आपने एक एक पॉइंट को ढंग से समझ लिया है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली ये पूछा जाता है बच्चों, ठीक है। अब जैसा कि लास्ट एपिसोड में मैंने आपसे एक प्रॉब्लम पूछा था कि हमको पता कैसे चलता है कि कोई भी आपको जो यौगिक दिया गया है, अणु दिया गया है, वो ऑक्सीकारक है, अपचायक है या दोनों है। इस एपिसोड में मैं आपको यही बताता हुआ यहां पे दिख रहा हूं। देखिए जरा, मैंने यहां पे लिखा हुआ है ऑक्सीकारक मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अथवा अपचायक मतलब रिड्यूसिंग एजेंट की पहचान। कैसे हम पहचानेंगे कि कोई भी अणु या यौगिक ऑक्सीकारक अथवा अपचायक है? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, किसी भी नॉन मेटल के केस में मतलब अधातु के केस में हम सबसे पहले उसका रेंज निकाल लेते हैं, ऑक्सीकरण अंक या ऑक्सीकरण अवस्था का। रेंज का मतलब होता है एक सीमा, कि इस अधिकतम से लेकर इस न्यूनतम तक वो कौन कौन से प्रकार के ऑक्सीकरण अंक या ऑक्सीकरण अवस्थाएं बताएगा। तो देखिए मैं यहां पे लिखता हूं, उपरोक्त की पहचान करने के लिए किसी भी अधातु की स्थिति में, अधातु मतलब नॉन मेटल की स्थिति में सबसे पहले हमको उस अधातु के लिए ऑक्सीकरण अंक जिसको हम ऑक्सीडेशन नंबर डिफाइन करते हुए आ रहे हैं, या ऑक्सीकरण अवस्था, तो ऑक्सीकरण अंक का रेंज निकाल लेना चाहिए। अब ये रेंज का फॉर्मूला है क्या? तो देखिए, रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर मतलब जो ऑक्सीकरण अंक का रेंज है, ऑक्सीकरण अंक का रेंज, इसके लिए हम हमेशा ये फॉर्मूला यूज करते हैं बच्चों, n से n-8। ये देखिए, n से लेकर n-8 ये किसी भी तत्व का जो ऑक्सीकरण अंक है उसका रेंज होता है। यहां पर जो n है, यहां पर n, इसका मतलब होता है बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। तो ये सभी को याद रहना चाहिए। तो इस आधार पर जैसे मेरे पास कोई भी तत्व है, यहां पे माना नाइट्रोजन है। अब देखिए नाइट्रोजन ले लूं या उसके नीचे उसी के वर्ग में उपस्थित और जो तत्व हैं, जैसे नाइट्रोजन के नीचे है फॉस्फोरस, है ना, फॉस्फोरस के नीचे है आर्सेनिक, बट अभी हम मेनली बात कर रहे हैं अधातु की। हां, आपके दिमाग में बिल्कुल ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर आप अधातु तो लिख रहे हैं, धातुओं के केस में क्या होगा? अभी बताता हूं ना भाई मैं, पहले आप इसको तो देखिए। तो यहां नाइट्रोजन अथवा फॉस्फोरस के लिए आप चाहे नाइट्रोजन लो, परमाणु क्रमांक 7 है, बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, या फिर फॉस्फोरस लो, ये देखो परमाणु क्रमांक 15 है, बाह्यतम कोश में यहां पर भी 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इनके लिए अगर आपको रेंज निकालना है तो मैं यहां पे लिखूंगा नाइट्रोजन अथवा फॉस्फोरस के ऑक्सीकरण अंक का रेंज। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 से 5 - 8। ये देखिए n से n - 8, इसका मतलब ये हो गया 5 से -3। ये देखिए, ठीक है बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन या फॉस्फोरस +5 से लेकर -3 किसी भी प्रकार के ऑक्सीकरण अंक को बता सकता है। ये जरूरी नहीं है कि सारे ऑक्सीकरण अंक जो इस रेंज में हैं +5 से -3 सभी वाले नाइट्रोजन के कोई ना कोई यौगिक होंगे, ये जरूरी नहीं है। लेकिन हमको ये पता चल गया कि नाइट्रोजन या फॉस्फोरस कोई भी हो, ये +5 से लेकर -3 तक किसी भी प्रकार के ऑक्सीकरण अंक को बता सकते हैं। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं +5 +4 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3। ये देखिए, तो अब मुझे यहां पर यह पता चल रहा है कि जो +5 है, +5 ये अधिकतम ऑक्सीकरण अंक है, अधिकतम ऑक्सीकरण अंक, और जो -3 है वो न्यूनतम ऑक्सीकरण अंक है, न्यूनतम ऑक्सीकरण अंक। ये देखिए, और ये जो +4 से -2 हैं, ये सब इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती ऑक्सीकरण अंक है। ये देखिए, ठीक है ना बच्चों। अब इससे मुझे क्या पता चल रहा है, देखिए जरा समझिए। जो +5 है, इसका मतलब यह हुआ कि नाइट्रोजन को +5 से +6 में जाना अलाउ नहीं है, क्योंकि हमने तो रेंज में डिसाइड कर दिया ना कि नाइट्रोजन जो +5 है वो उसका अधिकतम ऑक्सीकरण अंक है, मतलब ये +6 में नहीं जा सकता। ये देखिए, इससे क्या समझ में आ रहा है? अगर ये +5 से +6 में नहीं जा सकता, इसका मतलब ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि संभव नहीं है अगर नाइट्रोजन पहले ही अपने अधिकतम ऑक्सीकरण अंक में। इसका मतलब अगर ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि नहीं हो रही तो ऑक्सीकरण नहीं हो रहा। ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि को ही तो ऑक्सीकरण कहते हैं। मतलब अगर नाइट्रोजन अधिकतम ऑक्सीकरण अंक में है तो ये खुद ऑक्सीकृत नहीं हो सकता, दूसरों को क्या नहीं कर सकता, अपचयित नहीं कर सकता। ये देखिए, इसका मतलब कोई भी तत्व यदि अपने अधिकतम ऑक्सीकरण अंक में है तो वो कभी भी अपचायक नहीं हो सकता। क्या ये +5 से +4 में जा सकता है? हाँ। +3 में जा सकता है? हाँ। इसका मतलब ऑक्सीकरण अंक में कमी तो हो सकती है। अगर ऑक्सीकरण अंक में कमी हो रही है मतलब अपचयन हो रहा है, मतलब खुद अपचयित हो सकता है तो दूसरों को क्या कर सकता है, ऑक्सीकृत कर सकता है। तो देखिए, अधिकतम ऑक्सीकरण अंक का मतलब है यहां ये अपचायक नहीं हो सकता।
अपचायक नहीं हो सकता। ये बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। क्या हो सकता है फिर? ये ऑक्सीकारक हो सकता है, ये ऑक्सीकारक हो सकता है, ऑक्सीकारक हो सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसे ही अगर कोई भी तत्व न्यूनतम ऑक्सीकरण अंक में पहले ही है तो देखिए -3 से ये कहां नहीं जा सकता, -4। इसका मतलब ऑक्सीकरण अंक में कमी, इसका मतलब खुद अपचयित नहीं हो सकता, तो दूसरों को क्या नहीं कर सकता, ऑक्सीकृत नहीं कर सकता। तो यहां ये ऑक्सीकारक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये देखिए क्या हो सकता है, अपचायक हो सकता है। यहां ये अपचायक हो सकता है। ठीक है ना बच्चों? अच्छा, अगर कोई भी तत्व अपनी मध्यवर्ती ऑक्सीकरण अंक में है, जैसे मैं मान लेता हूं कि नाइट्रोजन या फास्फोरस पहले ही +3 में है, तो और या फिर +1 में है या +2 में है, तो +2 में अगर कोई है तो ये तो +3 में भी जा सकता है और ये +1 में भी जा सकता है, क्योंकि ये मध्यवर्ती है। समझ रहे हैं आप? तो इस स्थिति में वो ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों हो सकता है। तो यहां पर जो बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन या निष्कर्ष है, क्या, यदि कोई भी तत्व अपने किसी यौगिक में अधिकतम ऑक्सीकरण अंग में उपस्थित है, तो अधिकतम ऑक्सीकरण अंग को हम अंडरलाइन करेंगे, में उपस्थित है, तब वो क्या हो सकता है, ऑक्सीकारक तो हो सकता है ना? तब वो अच्छा ऑक्सीकारक तो हो सकता है। हो सकता है, परंतु अपचायक नहीं हो सकता। ये देखिए, ऐसे ही यदि हम बात करते हैं, यदि कोई भी तत्व अपने किसी यौगिक में निम्नतम ऑक्सीकरण अंक में उपस्थित है, तो फिर क्या हो सकता है, वो अच्छा अपचायक हो सकता है। तब वो अच्छा अपचायक हो सकता है ना? लेकिन क्या नहीं हो सकता, ऑक्सीकारक नहीं हो सकता, परंतु ऑक्सीकारक नहीं हो सकता। ये देखिए, और ऐसे ही यदि अगर वो इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती ऑक्सीकरण अंक में है तो फिर वो ऑक्सीकारक और अथवा अपचायक
दोनों हो सकता है। तो वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। सबसे पहले पॉइंट्स लिख लीजिए अपनी कॉपी में। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा, यदि कोई भी तत्व अपने किसी यौगिक में मध्यवर्ती इंटरमीडिएट ऑक्सीकरण अंग में उपस्थित है, तब वो तत्व अपचायक तथा ऑक्सीकारक दोनों की भांति व्यवहार बताएगा। ये देखिए, तो ये महत्वपूर्ण है बच्चों। क्लियर हो गया सभी को? तो इसके आधार पर जब भी आपसे कोई प्रॉब्लम पूछा जाता है, आप उसको कैसे सॉल्व करोगे? जैसे आप इसको ऐसे समझो, इसमें पूछ रहा है आपसे प्रॉब्लम में निम्नलिखित दिए गए यौगिकों में कौन कौन अपचायक तथा ऑक्सीकारक दोनों की भांति व्यवहार बताएंगे। ये देखिए, और इसके लिए आपको जो ऑप्शंस यहां पर दे रखे हैं, जैसे H2SO4 दे रखा है, SO2 दे रखा है, H2S दे रखा है और HNO3 दे रखा है। अब क्योंकि यहां जैसे ऑप्शन अगर ए को ही देखें हम, मुझे H2SO4 में जो हाइड्रोजन है उसका तो हमेशा ऑक्सीकरण अंक फिक्स है, जैसा कि हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। जब भी अधातु से जुड़ा हुआ होगा +1 होगा और ऑक्सीजन -2 ऑक्सीकरण अंक में होता है। मतलब मुझे हमेशा किसके ऑक्सीकरण अंक को चेक करना चाहिए? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर जो भी दूसरा परमाणु है, जैसे यहां पे सल्फर है तो सल्फर के ऑक्सीकरण अंक को मुझे चेक करना चाहिए, है ना। ऐसे ही दूसरे केस में भी सल्फर को चेक करूंगा, ऐसे ही तीसरे केस में भी सल्फर को चेक करूंगा और चौथे केस में किसको चेक करूंगा? नाइट्रोजन को, क्योंकि यहां पे भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो फिर वही दे रखे हैं। अब जैसे अभी हमने वहां पे नाइट्रोजन और फास्फोरस के लिए तो लिख लिया था, अगर इसकी जगह सपोज ऑक्सीजन या सल्फर के ऑक्सीकरण अंकों का रेंज लिखना है तो देखिए, ऑक्सीजन अथवा सल्फर, ऑक्सीजन के ठीक नीचे सल्फर है, इसलिए दोनों के लिए सेम ही आंसर आएगा कि ऑक्सीकरण अंकों का रेंज। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 तो 2 6 और सल्फर का 16 तो 2 8 6। ये देखिए, तो इसका मतलब यहां पर जो रेंज आ जाएगा वो +6 से -2 आ जाएगा, है ना। और +6 से -2 इसका मतलब ये हो गया +6 +5 +4 +3 +2 +1 0 -1 -2। तो देखिए -2 तो न्यूनतम ऑक्सीकरण अंक है। और जो +6 है वो अधिकतम ऑक्सीकरण अंक है। और अभी हमने जो पढ़ा है उसको हम हमेशा अब याद रखेंगे कि अधिकतम ऑक्सीकरण अंक मतलब ऑक्सीकारक तो हो सकता है, अपचायक नहीं हो सकता। तो यहां
ऑक्सीकारक ये हो सकता है, ठीक है, और जहां न्यूनतम ऑक्सीकरण अंक है वहां ये अपचायक हो सकता है। लेकिन हमको क्या ढूंढना है? हमको ऐसा यौगिक ढूंढना है जो अपचायक तथा ऑक्सीकारक दोनों की भांति व्यवहार बता रहा है। इसका मतलब मध्यवर्ती ऑक्सीकरण अंक वाला ढूंढना है। ये देखिए, ठीक है बच्चों, तो 1 बाय 1 अटेंड करते हैं ऑप्शंस को। सबसे पहले ये लिख लीजिए अपनी कॉपी में। देखिए बच्चों, यहां जो ऑप्शन नंबर ए है H2SO4, तो जब मैं सल्फर का ऑक्सीकरण अंक कैलकुलेट करूंगा, X ऑक्सीजन 4 इंटू -2 और हाइड्रोजन 2 इंटू +1 इज इक्वल टू 0, तो यहां जो X है उसका मान +6 आ जाएगा। अब आप देखिए, सल्फर +6 मतलब अधिकतम ऑक्सीकरण अंक। यहां सल्फर अपने अधिकतम ऑक्सीकरण अंक में है। तो क्या पता चल रहा है इससे? अतः ये ऑक्सीकारक तो हो सकता है, ऑक्सीकारक तो हो सकता है, पर अपचायक नहीं हो सकता। तो देखिए, ऐसे पता चलता है बच्चों। ठीक है, इसकी जगह बी ऑप्शन SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, तो इसमें सल्फर X ऑक्सीजन 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। ये देखिए, तो यहां से X का मान कितना आएगा? +4। इसका मतलब यहां सल्फर अपने मध्यवर्ती ऑक्सीकरण अंक में है। यहां सल्फर अपने मध्यवर्ती ऑक्सीकरण अंक में है। और इसलिए SO2 को हम अपचायक तथा ऑक्सीकारक दोनों बोल सकते हैं। अतः SO2 ऑक्सीकारक तथा अपचायक दोनों की भांति व्यवहार बताएगा। तो इस प्रॉब्लम में एक तो यही आंसर समझ में आ रहा है कि बी सही आंसर है। अभी और चेक कर लेते हैं सी और डी को भी। सबसे पहले सी H2S सल्फर, फिर वही X हाइड्रोजन 2 इंटू +1, क्योंकि हाइड्रोजन अधातु से जुड़ा हुआ है, सल्फर से जुड़ा हुआ है, इसलिए +1 हमने दिया है। तो यहां पे X का मान कितना आएगा? -2। अब -2 क्या है? ये तो न्यूनतम ऑक्सीकरण अंक है। तो यहां सल्फर अपने न्यूनतम ऑक्सीकरण अंक में है। और अगर ये न्यूनतम ऑक्सीकरण अंक में है तो इसका मतलब क्या हो सकता है? ये अपचायक हो सकता है। अतः H2S केवल अपचायक हो सकता है। ठीक है ना बच्चों? और ऐसे ही जो डी ऑप्शन है, ये तो हम पहले भी पढ़ के आए हैं। HNO3 ये तो प्रबल ऑक्सीकारक हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो यहां पे अगर आप नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण अंक निकालोगे तो +5 आएगा। और +5 जैसा भी हम नाइट्रोजन और फास्फोरस के लिए लिखे थे, ये नाइट्रोजन का अधिकतम ऑक्सीकरण अंक है। और जब भी कोई तत्व अपने अधिकतम ऑक्सीकरण अंक में होता है तो ये केवल ऑक्सीकारक की भांति ही व्यवहार बता सकता है।
ये देखिए, तो इसलिए इस प्रॉब्लम में तो सिर्फ बी ही सही आंसर था, सल्फर डाइऑक्साइड। लेकिन अब जब भी आपको इन प्रकार के कोई भी और यौगिक मिलेंगे, आप बहुत आसानी से क्या निकाल सकते हैं कि वो यौगिक में जो तत्व है वो ऑक्सीकारक है, अपचायक है या दोनों है। हाँ, फिर मैं रिमाइंड करा देता हूं, ये फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है रेंज का, वो सिर्फ अधातु के लिए ही एप्लीकेबल है। तो आप सोच रहे होंगे धातु के लिए, वो मैं बता रहा हूं भाई आपको। पहले तो ये लिख लीजिए सभी स्टूडेंट्स अपनी कॉपी के अंदर। कुछ प्रॉब्लम्स और ऐड करता हूं मैं पहले, ठीक है ना। देखिए बच्चों, जैसे मान लेता हूं मेरे पास HNO2 है, ठीक है, मेरे पास H3PO4 है, मेरे पास H3PO3 है। इसको बोलते हैं नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस एसिड। अब मुझे लगता है कि तुम बहुत आसानी से पहचान पाओगे कि इनमें से कौन ऐसा है जो अपचायक और ऑक्सीकारक दोनों की भांति व्यवहार बता सकता है। और अगर आप ये भी पहचान लेते हो कि कौन ऑक्सीकारक है अथवा कौन अपचायक है, बहुत बढ़िया होगा। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप खुद आइडेंटिफाई करो। हाँ बच्चों, तो चेक करिए जरा। H3PO4 जैसे अगर हम देखते हैं तो इसको बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक अम्ल। और ऐसे H3PO3 को देखते हैं तो ये फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस अम्ल। ये देखिए, मैं यहां पे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और फॉस्फोरस को चेक करता हूं, इनके ऑक्सीकरण अंक क्या हैं। तो अगर मैं HNO2 में चेक करूंगा तो नाइट्रोजन X, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन 2 × -2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब X का जो मान आएगा वो +3 आएगा। देखिए, ठीक है ना बच्चों। और +3 क्या है? ये नाइट्रोजन का मध्यवर्ती ऑक्सीकरण अंक है, ये देखिए। और अगर ये मध्यवर्ती आ गया, इंटरमीडिएट आ गया, तब इसका मतलब HNO2। अतः HNO2 ऑक्सीकारक अथवा अपचायक, तथा लिखेंगे इसको बेटर होगा, अपचायक दोनों की भांति व्यवहार बताएगा। ये देखिए, मतलब ये हमारा ऐसा यौगिक हो गया जो अपचायक और ऑक्सीकारक दोनों की भांति व्यवहार बता रहा है। H3PO4 को चेक करते हैं। फॉस्फोरस X, हाइड्रोजन 3 × +1 और ऑक्सीजन 4 × -2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब X का मान यहां पे +5 आएगा। और ये फॉस्फोरस का अधिकतम ऑक्सीकरण अंक है। और अगर ये अधिकतम ऑक्सीकरण अंक है, इसका मतलब जो H3PO4 है, अतः H3PO4 केवल ऑक्सीकारक की ही भांति व्यवहार बताएगा। ये देखिए यहां पे। और अगर मैं H3PO3 की बात करता हूं तो ये X 3 × -2 और हाइड्रोजन 3 × +1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब यहां पर अगर मैं X की बात कर रहा हूं तो X का मान ये कितना आएगा? +3 आएगा। ये देखिए, तो यहां पे फिर वही फॉस्फोरस मध्यवर्ती ऑक्सीकरण अंग में है। यहां
फास्फोरस मध्यवर्ती ऑक्सीकरण अंक में है, और अगर ये मध्यवर्ती ऑक्सीकरण अंक है, अतः जो H3PO3 है ऑक्सीकारक तथा अपचायक दोनों की भांति व्यवहार बताएगा। ये देखें, तो क्लियर हुआ क्या सभी बच्चों को? ठीक है, तो हमने यहां पर ये सीख लिया कि जब भी मुझे कोई भी अधातु मिलता है किसी भी यौगिक में और उसके ऑक्सीकरण अंकों में अगर चेक करता हूं तो मुझे बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि यदि वो तत्व अपने अधिकतम ऑक्सीकरण अंक में है तो वो किसकी भांति व्यवहार बता सकता है? केवल ऑक्सीकारक। अगर न्यूनतम ऑक्सीकरण अंक में है तो केवल अपचायक की भांति व्यवहार बता सकता है, और यदि वो मध्यवर्ती ऑक्सीकरण अंक में है तो फिर वो ऑक्सीकारक तथा अपचायक दोनों की भांति व्यवहार बता सकता है। अब जो धातु की बात करते हैं तो देखिए, कुछ सेलेक्टिव धातु मैं आपको अभी बता देता हूं जो सामान्यतः आपके सामने बार बार आते रहेंगे। हालांकि बहुत सारे जो धातु हैं उनके लिए हम आगे जब P ब्लॉक तत्व और S ब्लॉक तत्व इन सब की बात करते हैं तो उनके लिए हम यहां पर रेंज की बात करते हैं। तो मैं कुछ धातु और उनके रेंज को यहां पर मेंशन करता हूं बच्चों, ठीक है? ये लिख लीजिए सबसे पहले। देखिए बच्चों, जैसे जो क्षारीय धातु हैं, देखिए क्षारीय धातु, तो क्षारीय धातु के लिए तो रेंज निकालने का कोई मतलब ही नहीं है। क्षारीय धातु जो हमने फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में बोले हैं, तो इनका जो ऑक्सीकरण अंक है ये तो ऑलरेडी हम पढ़ के आ रहे हैं, +1 होता है। ऐसे जो क्षारीय मृदा धातु इनके लिए +2 होता है। जो मेरा एपिसोड 1 है उसको आप देख सकते हैं इसके लिए, है ना? क्षारीय मृदा धातु ऑक्सीकरण अंक इनका भी फिक्स है, +2 होता है। तो फिर ये ना तो ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार बताएंगे ना अपचायक की भांति, क्योंकि इनके ऑक्सीकरण अंक में तो कभी कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। समझ रहे हैं आप सभी? तो यहां क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु सबसे पहले आपको क्लियर हो जाने चाहिए। अब जो डी ब्लॉक के तत्व हैं, डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के जो तत्व हैं वो एक से ज्यादा प्रकार के ऑक्सीकरण अंक बताते हैं। क्यों? इसको हम आगे अभी आवर्त सारणी में भी क्लियर करेंगे। एक से ज्यादा प्रकार के ऑक्सीकरण अंक बताते हैं। तो इसके लिए जैसे देखिए यहां पर अगर मैं मैग्नीज देखता हूं, ये +2 से +7 तक ऑक्सीकरण अंक बता सकता है। +2 इसका न्यूनतम है और +7 अधिकतम है। ये देखिए, ये ऑक्सीकरण अंक है। ऐसे अगर हम इसकी जगह बात करते हैं क्रोमियम, तो क्रोमियम +2 से +6 तक बता सकता है। देखिए, ये मैं अभी कुछ आपको ऐसे तत्व बता रहा हूं जो बहुत काम आते हैं और फ्रीक्वेंटली हमको देखने को मिलेंगे यौगिकों के अंदर। तो क्रोमियम +2 ये तो न्यूनतम ऑक्सीकरण अंक है, और क्रोमियम +6 अधिकतम ऑक्सीकरण अंक है। ये देखिए, ठीक है ना बच्चों? ऐसे अपन Fe पढ़ के आए हैं, तो Fe +2 तथा +3 ये 2 प्रकार के ऑक्सीकरण अंक बता सकता है। ऐसे ही हमने टिन पढ़ा है,
ये +2 तथा +4 बता सकता है, Sn+2 तथा +4। एल्यूमिनियम का फिक्स है +3, ये देखिए +3, ये फिक्स्ड है यहां पर भी। तो ये मुझे अभी कम से कम याद रख लेने चाहिए, मैग्नीज का, क्रोमियम का, आयरन का, टिन का, एल्यूमिनियम का। जैसे KMnO4 देखिए, मैग्नीज यहां पर +7 ऑक्सीकरण अंक में है, ये पहले ही हम कैलकुलेट करते हुए आए हैं बार बार। और +7 का मतलब है अधिकतम ऑक्सीकरण अंक, और इसलिए KMnO4 केवल ऑक्सीकारक की भांति ही व्यवहार बता सकता है। ठीक है ना बच्चों। इसकी जगह जैसे हमने K2Cr27 पढ़ा है, तो K2Cr27 में जो क्रोमियम है ये 2x, पोटेशियम 2 × +1 और ऑक्सीजन 7 × -2 = 0, तो x का मान +6 आ जाएगा। तो देखिए क्रोमियम अधिकतम ऑक्सीकरण अंक में है, यहां क्रोमियम अधिकतम ऑक्सीकरण अंक में है। तो इसका मतलब ये यहां पर फिर वही ऑक्सीकारक है, अपचायक नहीं हो सकता है। तो जो धातु है ये हमको क्लियर हो गया कि क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु ना तो ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार बता सकते हैं, ना अपचायक की भांति। जो डी ब्लॉक के तत्व हैं सारे ही धातु हैं यहां पे, और ये एक से ज्यादा प्रकार के ऑक्सीकरण अंक बताते हैं, जिसमें अभी मुख्यतः जो काम में आने वाले तत्व हैं मैंने उनके ऑक्सीकरण अंक आपको बता दिए हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट हमने इस एपिसोड में भी डिस्कस किया है बच्चों, मुझे लगता है आपको बहुत हेल्प करेगा। आप बहुत आसानी से अधातु के केस में सबसे पहले आपको अगर रेंज पता है तो पता कर सकते हैं कि दिया गया जो तत्व है किसी भी यौगिक में वो ऑक्सीकारक है, अपचायक है, अथवा दोनों की भांति व्यवहार बता रहा है। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस बढ़ा, कुछ क्लियर हुआ क्या सभी को? ओके, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ये पॉइंट अब हमेशा हम ध्यान रखेंगे। अगला जो एपिसोड मेरा आने वाला है उसके अंदर अब मैं आपको ऑक्सीकरण और अपचयन में जो विभिन्न प्रकार की रिडॉक्स अभिक्रियाएं हैं, रिडॉक्स अभिक्रियाओं में हम जैसे पढ़ेंगे इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स अभिक्रियाएं, इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स अभिक्रियाएं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स अभिक्रियाएं। अगले एपिसोड में मैं आपको वो बताता हुआ दिखूंगा। ओके बच्चों, तो ये सारे पॉइंट्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसके ऊपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर प्रॉब्लम पूछे जा रहे हैं, तो आपको क्लियर होना चाहिए सभी बच्चों को। ठीक है, तो अगले एपिसोड में मिलते हैं। ये सारे पॉइंट्स को ढंग से लिख लीजिए अपनी कॉपी में।